वेलकम स्टूडेंट। देखो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो कांटेक्ट फोर्स को बिल्कुल आसान तरीके से समझा जा सकता है कि मान लीजिए मेरे पास में एक ये अवेलेबल है, पेन अवेलेबल है, मैंने इसको यहां पे रखा तो मेरे कांटेक्ट में आया, पाम के कांटेक्ट में आया। अब अगर मान लीजिए यही पाम को मैं कुछ इस तरह से मोशन परफॉर्म करवाता हूं, मतलब इंक्लाइन करता हूं, थोड़ा सा झुकाता हूं, तो अब ये मोशन करने लगा, तब भी कांटेक्ट में है। मतलब जब ये रेस्ट में था तब भी कांटेक्ट में है, मोशन में है तब भी कांटेक्ट में है। लेकिन जब रेस्ट पर होता है, जैसे एम मास का ब्लॉक है सपोज आपके पास में, इस एम मास के ब्लॉक को मैंने ग्राउंड पे रखा, माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो ग्राउंड पर कुछ इस तरह से रफ कनेक्शन स्टेब्लिश होते हैं। लोअर एरिया ये रहता है आपके पास में, लोअर एरिया ये आपके पास में अपर एरिया है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट माइक्रोस्कोप से देखने पर इन्हें कहा जाता है पीक, इन्हें कहा जाता है वैली, इसे कहा जाता है पीक, वापस से इसे कहा जाता है वैली। पीक मतलब हायर पॉइंट, वैली मतलब लोअर पॉइंट। और ऊपर वाले का पीक और पीक कांटेक्ट में, ऊपर वाले का ये वैली और वैली कांटेक्ट में। तो जब इस तरह से अटैच हो जाता है तो इसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरलॉकिंग कहते हैं। अब सोचना है, एम मास के ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, कुछ किया नहीं है भाई, रखा हुआ है कुछ किया नहीं है, रखा हुआ है तो mg डाउनवर्ड बराबर, क्योंकि अगर मैं इस सरफेस को हटा देता, बताना ध्यान से, इस सरफेस को हटा देता तो ब्लॉक कहां जाके गिरता? अगर मैं इस सरफेस को हटा देता तो ब्लॉक नीचे गिरता, बराबर। अगर मैं इस सरफेस को हटा देता तो ब्लॉक नीचे गिरता। ब्लॉक नीचे गिरता किस कारण गिरता? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता। अच्छा, ये फोर्स इस सरफेस से कितने एंगल पे लग रहा है? ये फोर्स इस सरफेस से कितने एंगल पे लग रहा है? 90 डिग्री पे लग रहा है। कहां लग रहा है? तो डाउनवर्ड लग रहा है। अच्छा, डाउनवर्ड लग रहा है, ये सरफेस से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगा, ये हुआ एक्शन, ब्लॉक ने सरफेस पे किया एक्शन। सरफेस अगर रेस्ट पर है, ब्लॉक भी रेस्ट पर है और सरफेस भी रेस्ट पर है। अगर सिस्टम रेस्ट पर होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। अगर सिस्टम रेस्ट पर होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। मतलब फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन का सम 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग जेड डायरेक्शन, ये 0 होना चाहिए। तो mg है अलोंग वाई डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन मिलती है। और ये रिएक्शन सरफेस से कितनी डिग्री पर गई? ये रिएक्शन सरफेस से 90 डिग्री पर गई। 90 डिग्री पर है, इसलिए कई बार इसे कई किताबों में नॉर्मल भी बोला जाता है। सो नॉर्मल दैट मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस। नॉर्मल दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स में जो कहा, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक हिस्सा है नॉर्मल, जो आपके सामने मैं डिस्कशन कर रहा हूं। अब दूसरा एग्जांपल समझना, एग्जाम्पल के माध्यम से समझना। एम मास के इस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मैं उठा के इस तरह से थ्रो कर देता, मैं इसको थ्रो करता और आपसे पूछता, आप भी जानते हो, ये ब्लॉक चलता रहता या रेस्ट पे आ जाता? ये ब्लॉक चलता रहता या रेस्ट पे आ जाता? तो आप सब लोग जानते हो ये ब्लॉक चलता नहीं रहता, ये रेस्ट पे आ जाता। अच्छा, किस कारण रेस्ट पर आया? तो ग्राउंड सरफेस ने इस ब्लॉक को रोका। तो 8, 9, 10 क्लास में सीखा था ना, बताओ किसने रोका, कौन से फोर्स ने रोका? तो सर्टेनली, भले मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपने जवाब दिया होगा फ्रिक्शन ने रोका। अगर फ्रिक्शन ने रोका, ब्लॉक जा रहा था राइट साइड, देखो ये ग्राउंड, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, अब देखो ग्राउंड लोअर सरफेस, ब्लॉक अपर सरफेस। हमें फ्रिक्शन, ये पता चल गया कि फ्रिक्शन ने इसे रोका है। तो फ्रिक्शन ने क्या किया? रोका, बराबर। अब डायरेक्शन क्या है फ्रिक्शन की? अगर मैं पूछता हूं कि ब्लॉक जा रहा है राइट, तो बताओ फ्रिक्शन कहां पर? अभी भी मैं बोल रहा हूं, मेरे पास आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आप जवाब देंगे लेफ्ट साइड। लेकिन बेटा इस तरह फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिटरमाइन मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ब्लॉक पर एक पॉइंट सिलेक्ट कीजिएगा जो ग्राउंड के कांटेक्ट में जस्ट ऊपर से, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व कीजिएगा। ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां जाना चाहता है? तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट राइट साइड जाना चाहता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन लगा इस तरफ। अब समझना, ये भी कौन सा फोर्स था? ब्लॉक ग्राउंड के किस में था? कांटेक्ट में था। तो यहां पर हमने देखा
कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंडीशन है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल, और अब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तब फ्रिक्शन भी रोल प्ले करता है। तो कांटेक्ट में तो रहता ही है, इसलिए इन दोनों को साथ में समझाया जाए तो कुछ इस तरह से बताया जा सकता है। वी कैन से लाइक दिस कि एम मास के ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे रखा, mg डाउनवर्ड लगा, इस तरफ नॉर्मल लगा, बराबर। ब्लॉक अगर इधर मोशन करने लगा तो फ्रिक्शन इस तरफ लगा। कांटेक्ट फोर्स दोनों हैं, मैंने क्या किया, mg। कई बार सिखा चुका हूं क्लास में कि फोर्स को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे कि इस पेन का डायरेक्शन देखना, पेन की लेंथ देखना, पेन की लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, मान लो डायरेक्शन राइट साइड है, पेन की लेंथ मान लो कितनी है 10 सेंटीमीटर, डायरेक्शन राइट साइड है। अब मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करता हूं, अभी भी पेन की लेंथ वही रहने वाली है और डायरेक्शन सेम रहने वाला है, बराबर। तो मैंने इस पर्टिकुलर फोर्स को, ये रहा नॉर्मल, इसको ऊपर शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्ट किया, इस तरह से किया, तो ये आ गया आपका एक का हेड दूसरे का टेल, ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन, ऐसा समझना, एक का हेड दूसरे का टेल, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंडिंग पॉइंट जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन। तो ये जो नेट फोर्स आया, यही नेट फोर्स आपको जो दिख रहा है इसे कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। तो कांटेक्ट फोर्स कैसे निकाला जा सकता है, यहां से कांटेक्ट फोर्स निकाला जा सकता है Fc स्क्वायर इक्वल टू Fr स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं। सो कांटेक्ट फोर्स इक्वल टू Fr स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर। अगर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो अभी हमने देखा था ये mg और ये नॉर्मल, ठीक है, mg और नॉर्मल। अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तब नॉर्मल इक्वल टू mg होता है, और मान लीजिए ब्लॉक मोशन में भी है, समझना ध्यान से, m मास का ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अच्छा, कौन सी सरफेस पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पे जा रहा है या वर्टिकल पे जा रहा है, बताओ भाई, हॉरिजॉन्टल पे जा रहा है वर्टिकल पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, वर्टिकल नहीं जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। और वर्टिकल इक्विलिब्रियम में मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा। मतलब अगर ब्लॉक चलता भी रहे, ब्लॉक मोशन में भी रहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए हम नॉर्मल इक्वल टू mg लिख सकते हैं। अब आइए यहां पे फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन के बारे में बात करते समय आप ये सीखिएगा कि अभी मैंने आपसे कहा कि एम मास के ब्लॉक को ग्राउंड पे आपने रख दिया। अभी डायग्राम भी बनाया था कि लोअर सरफेस का डायग्राम ये रहा, अपर सरफेस का डायग्राम मान लीजिए ये रहा, और अपर सरफेस और लोअर सरफेस में इसे कहा गया वैली, इसे कहा गया पीक, इसे कहा गया वैली और पीक। और ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, ये है ग्राउंड और ये है अपर ऑब्जेक्ट, अपर ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअलिटी में अगर कोई ऊपर से देखेगा, जैसे कि किताब को रख दीजिए और ऊपर से आप देखिए, तो आपको लगेगा पूरी की पूरी किताब ग्राउंड के कांटेक्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, हर पोर्शन कांटेक्ट में नहीं होता, कुछ ही जगह पर कांटेक्ट होते हैं। और ये माइक्रोस्कोप विजन से दिख रहा है, ये नॉर्मली नहीं दिख पाएगा आपको, माइक्रोस्कोप से देखने पर ही दिख सकता है। हुआ ऐसा कि अगर मैं इस ब्लॉक को चलाना चाहता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, मैं कहता हूं एक 2 kg का ब्लॉक ले लिया, मैं कहता हूं सेम कंडीशन 4 kg के ब्लॉक के लिए कीजिए, आप लगा लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स, वापस से 10 न्यूटन का फोर्स, और मैं कहता हूं ये 8 kg का ब्लॉक ले लीजिए, वापस से इस पे फोर्स लगा लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स। तो आपसे पूछूंगा सबसे मुश्किल चलाना किस केस में होगा, या ये कह लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि इन पे मुझे फोर्स लगाना है, इस पे लगाना है F1, इस पे लगाना है F2, इस पे लगाना है F3, तो सबसे मुश्किल चलाना किसको होगा, बताओ किसको चलाना मुश्किल होगा? तो चलाना 8 kg वाले को 8 kg वाले को मुश्किल होगा। 8 kg वाले को मुश्किल क्यों होगा? तो आप बोलोगे ये हैवी है, ये लाइट है और ये सबसे लाइटेस्ट है। तो हैवी होने से फर्क क्या पड़ा? फर्क देखो क्या पड़ा, एक अलमारी खाली है घर में पुताई करते समय ऐसा होता है, जब आपके यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं अपने अपने रिलीजन से कंसर्न, तो आप घर की सफाई करते हैं, रंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो पेंटिंग करते वक्त पता है आपको ये बात ध्यान में होगी कि आप अलमारी जब ले जाते हैं तो उसे धक्का लगा के नहीं ले जाते हैं, पहले उसको खाली करते हैं उसके बाद ले जाते हैं।
कारण क्या? खाली अलमारी को धक्का लगाना आसान होता है, भरी हुई अलमारी को धक्का लगाना आसान नहीं होता है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। खाली अलमारी को धक्का लगाना आसान होता है, भरी हुई अलमारी को धक्का लगाना आसान नहीं होता है। आप ये बात जानते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है? हो ऐसा जाता है कि 2 kg के हिसाब से ये 2G, इसका नॉर्मल मान लीजिए N1, इसका 4G, इसका नॉर्मल मान लीजिए N2, ये आ गया 8G, इसका नॉर्मल मान लीजिए N3। नॉर्मल कंडीशन में आप चेक करके देखिएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में 8 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने न्यूटन आ चुका है? तो ये 80 न्यूटन आ चुका है। N2 कितना? 4G, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर कितना आ चुका है? तो 40 न्यूटन आंसर आ चुका है। अच्छा, N1 कितना? तो 2G, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आंसर कितना आ चुका है? 20 न्यूटन आंसर आ चुका है। तो बताइए ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? तो वो लगाएगा इस केस में। तो बोलिए ज्यादा इंटरलॉकिंग किस केस में होगी? ज्यादा इंटरलॉकिंग किस केस में होगी? इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी 8G वाले केस में, उसके बाद होगी 4G वाले केस में, उसके बाद होगी 2G वाले केस में। तो मोर इंटरलॉकिंग, तो मुझे ये फोर्स जो लगाना पड़ेगा इन इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा सबसे ज्यादा किस केस में लगेगा? तो निश्चित आपका जवाब अभी तक आया होगा कि जिसमें इंटरलॉकिंग सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे ज्यादा हिलाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। तो हमें F3 सबसे ज्यादा लगेगा, फिर F2, फिर इसके बाद F1। तो हम ऐसा कहते हैं मोर इंटरलॉकिंग मोर फ्रिक्शन, लेस इंटरलॉकिंग लेस फ्रिक्शन। अब देखो आप लगा रहे हॉरिजॉन्टल फोर्स, जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स का या कांटेक्ट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट फ्रिक्शन है? तो कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन है। वापस चेक कर लीजिएगा, FR इस डायरेक्शन में है, ब्लॉक जाना चाह रहा था इस तरफ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाना चाह रहा था इस तरफ, तो फ्रिक्शन लगा इस तरफ, फ्रिक्शन लगा इस तरफ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाना चाहता था इस तरफ। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन लगा इस तरफ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाना चाहता था इस तरफ, फ्रिक्शन लगा इस तरफ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज नॉर्मल। तो अभी हमने क्या सीखा? जितना ज्यादा नॉर्मल होगा, ये देखो N3 8G, N2 4G, N1 2G, तो सबसे बड़ा था N3, उसके बाद था N2, उसके बाद था N1। तो फ्रिक्शन की वैल्यू थर्ड केस में ज्यादा, फ्रिक्शन की वैल्यू सेकंड केस में ज्यादा, फ्रिक्शन की वैल्यू फर्स्ट केस में ज्यादा। मतलब हमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं मोर नॉर्मल मोर फ्रिक्शन, लेस नॉर्मल लेस फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हम यहां बता रहे हैं, बस कांटेक्ट फोर्स का डिस्कशन चल रहा है इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ब्लॉक की दो कंडीशन हो सकती है, ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है और आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, रेस्ट पर जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, म्यू एस इनटू एन। म्यू एस कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, ग्राफ भी बताऊंगा, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। अब वापस समझिएगा ध्यान से, बात ऐसी हुई कि एम मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है मतलब मोशन में है, और मोशन में तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां जा रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट राइट साइड जा रहा है। तो मोशन में फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, मोशन में फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, इसे म्यू के इंटू एन लिखा जाता है। म्यू के होता है एफ के इंटू अपॉन एन, तो इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि म्यू एस की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेकिन म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। मैक्सिमम केसेस में म्यू एस, या कह लीजिए हर बार म्यू एस की वैल्यू म्यू के से बड़ी ही होती है, हर बार म्यू एस की वैल्यू म्यू के से बड़ी ही होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो ये जो एंगल देख रहे हैं आप, दिस एंगल, कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी हम टॉपिक जो शुरू करते हैं वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स
एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक के एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स के कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो कैसा, पहला है आपको बोला गया कि 2 kg का एक ब्लॉक है, 2 kg के ब्लॉक पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो आपको नॉर्मल बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। तो देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास मल्टीप्लाई बाय नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स है 10 डिवाइड बाय 2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर। नॉर्मल निकालना है तो सिंपल से क्या, mg मतलब 2g अपवर्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल, अच्छा ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भले ही मोशन करता हो, पर क्या ये ब्लॉक अप एंड डाउन मोशन कर रहा है क्या? तो अप एंड डाउन नहीं कर रहा है, मतलब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। और अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे है। तो ऊपर कितना फोर्स है? नॉर्मल है। नीचे कितना फोर्स है? 2g है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि भाई ये प्लस आई, ये माइनस आई, ये प्लस जे और माइनस जे। अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है मतलब फोर्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन 0, नॉर्मल अपवर्ड है मतलब प्लस जे है, 2g डाउनवर्ड है मतलब माइनस जे है, इक्वल टू 0। सो नॉर्मल इक्वल टू 2g आपके पास निकल कर आता है। g की वैल्यू 9.8 ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। ना बोला जाए 9.8 लीजिए, स्पेसिफाई किया जाए 10 की लीजिए। तो मुझे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 20 न्यूटन। इसे 20 न्यूटन लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है 2 kg 4 kg 12 न्यूटन फोर्स है, दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स भी बताना है और एक्सेलरेशन भी बताना है। तो एक्सेलरेशन बताने का सिंपल तरीका अभी आपके सामने लिखा, नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास मल्टीप्लाई बाय नेट एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है 12, नेट मास कितना है तो 2 + 4, एक्सेलरेशन कितना है a, तो 12 डिवाइड बाय 6 कितना हुआ, 12 डिवाइड बाय 6 हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर। अब समझना, नॉर्मल निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या, ऐसा डायग्राम जो उस ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस बताए, ऐसा डायग्राम जो उस ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस बताए, फ्री बॉडी डायग्राम है बराबर। तो इस ब्लॉक पर सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगा 2g बराबर, एक्शन 2g, रिएक्शन नॉर्मल n1 मान लेता हूं, यहां से 12 न्यूटन फोर्स लगा। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना बेटा, 12 न्यूटन ने किस पे फोर्स लगाया, 12 न्यूटन ने 2 kg पे लगाया, 2 kg ने किस पे लगाया, 2 kg ने 4 kg को धक्का दिया बराबर। 2 kg ने 4 kg को धक्का दिया तो 4 kg ने 2 kg को भी फोर्स लगाया। तो नॉर्मल लगाया किस पर, 2 kg पर। किसने लगाया, 4 kg पर। वापस सुन लेना मैंने क्या बोला, मैंने कहा 12 न्यूटन किस पे लगा, 2 kg। 2 kg ने किसको धक्का दिया, 4 kg। तो 4 kg ने भी किसको धक्का दिया होगा, 2 kg। तो 4 kg ने 2 पे लगाया, तो नॉर्मल लगा 2 पर, किसके कारण, 4 पर। एक्सेलरेशन सिस्टम का ये रहा आपके पास में। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। अब हम कहते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा आपसे एक बात पूछता हूं, ये सिस्टम राइट जा रहा है भाई, ये सिस्टम राइट जा रहा है, तो राइट डायरेक्शन का फोर्स बोलो कौन सा है, राइट डायरेक्शन का फोर्स है 12, लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स बोलो कितना है, तो n/4। तो भाई बताइए अगर सिस्टम राइट जा रहा है तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा, राइट डायरेक्शन का या लेफ्ट डायरेक्शन का, तो बड़ा फोर्स होगा राइट डायरेक्शन का। तो हमेशा याद रखना लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर कितना 12, स्मॉलर कितना, ये आपके पास आ गया n/4। नेट मास, इस वाले ब्लॉक का मास कितना है, तो 2 kg हम बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन सिस्टम का हम निकाल चुके हैं वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 12 - 4 इक्वल टू n/4, तो n/4 आ गया आपके पास में 8 न्यूटन, n/4 आ गया आपके पास में 8 न्यूटन बराबर। अब तरीका समझना बच्चों, 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, एफबीडी ऑफ 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। तो 4g डाउनवर्ड, 4g डाउनवर्ड, n2 अपवर्ड। अब समझना ध्यान से क्या हुआ, 12 न्यूटन ने 2 kg को धक्का दिया, 2 kg ने 4 kg को धक्का दिया, तो फोर्स लगा किस पर, 4 kg पर, किसके कारण, 2 kg के कारण। सिस्टम हुआ एक्सेलरेट। अच्छा दो टाइप के इक्विलिब्रियम में, कौन कौन से इक्विलिब्रियम में, ये सिस्टम अगर राइट जा रहा है, ये सिस्टम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, मतलब जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स। तो n2 की वैल्यू आ गई 4g, g ले लीजिए 10, g ले लीजिए 10, तो 4 × 10 कितना आ गया, 40 न्यूटन आ गया। अब देखो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक मोशन कर रहा है, देयर इज नो इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग, ब्लॉक इज मूविंग। अब हम क्या कह सकते हैं, N42 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू ए। N42 इक्वल टू आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर चेक करो कितना आया, 8 न्यूटन। तो यहां नोटिस करना, N24 था कितना, 8 न्यूटन, N42 कितना है, 8 न्यूटन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन चेक करो। ये था आपके पास N24 और ये आपके पास है N42, ये भी 8 न्यूटन है, ये भी 8 न्यूटन है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एक 2 kg पे लगा, एक 4 kg पे लगा, एक 2 kg पे लगा, एक 4 kg पे लगा, तो दोनों दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स कहलाते थे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इंटरनल कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फोर्स कहला सकते हैं। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते थे, डायरेक्टली अगर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका और समझो बेटा। भाई देखो आपको इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, आपको इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, तो सिंपल क्या करना है भाई, 2-4 निकालना हो या 4-2 निकालना हो, ये बात ध्यान रखना। टोटल फोर्स हमको जब भी निकालना हो तो हम बात करेंगे पहले एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन यहां से हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 2, और यहां पर N4 N2, ठीक है। देखो 2 kg ब्लॉक पे फोर्स लग रहा था, जिस पे फोर्स लगता है उसको छोड़ दो भाई, जिस पे फोर्स लगता है उसको छोड़ दो, जिस पे फोर्स लगा वो क्या था 2 kg, उसको छोड़कर क्या बचा 4, उसको छोड़कर जो बचा मल्टीप्लाई बाय जो एक्सेलरेशन आया, ये आता है 8 न्यूटन आंसर। तरीका सुनना कैसा, तरीका सुनना कैसा, मैंने बोला जिस पे फोर्स लगा उसको छोड़ दो, जो बचा जो भी बचेगा उसका मास ले लो, उसका मास लिया 4 kg मास आ गया, बराबर 4 kg मास आ गया। तो 4 kg मास N24 बोलिए या N42 बोलिए, 4 kg मास और जो एक्सेलरेशन सिस्टम का निकाला वो आंसर आता है 8 न्यूटन। एक देखो इसको एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से आंसर आएगा, वो इसी मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। पहले छोटी से करेंगे उसके बाद बड़े से करेंगे, छोटी वाली मेथड और बड़ी वाली मेथड देखिएगा। कुल मिला के वो एक्सपीरियंस बेसिस बात हो जाती है, बाकी कुछ छोटा बड़ा होता नहीं है वहां पे। मान लो ये 5 kg है, मान लो ये 10 kg है, और मान लो ये 15 kg है, टोटल 15 + 15 30 kg, और मैं 60 न्यूटन ले रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे बोला गया है कि ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी, इन तीनों के बीच में कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा आपको बताना है। मैंने कहा अगर कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, एक अप्रोच वो है कि सबसे पहले सबके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर इक्वेशन लिखो, फिर सॉल्व करो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये वाला है, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, तो नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास मल्टीप्लाई बाय नेट एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है 60 न्यूटन, नेट मास देखो 15 + 10 कितना, 15 + 10 25, 25 30, 30, तो नेट एक्सेलरेशन जो आ गया आपके पास, नेट एक्सेलरेशन विल बिकम 2 मीटर/s²। अब देखो ध्यान से, मुझे ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना, तो देखो क्या हुआ, 60 लगा 5 पर, बोले भाई 60 किस पे लगा, 65 पर लगा, तो किसने किसको धक्का दिया, 5 ने 10 kg को दिया, तो 10 ने 5 को दिया, तो नॉर्मल बिटवीन ए बी निकालो या नॉर्मल बिटवीन बी ए निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आनी है, पक्की बात। अब निकालने का तरीका, जिस पे फोर्स लगता है उसको छोड़ दो, बचा कितना मास 10 + 15, बचा कितना मास 10 + 15, 10 + 15 कितना, 10 + 15 कितना, बोलो 10 + 15 25, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज आंसर 50 न्यूटन। ये आ चुका है आपके पास में 50 न्यूटन आंसर। NBA या NAB बोलो, दोनों कहा जा सकता है। अब क्या हुआ समझना ध्यान से, अब क्या हुआ समझना ध्यान से, मैं बी और सी के बीच में कांटेक्ट निकालना चाहता हूं, बी और सी के बीच में कांटेक्ट निकालना चाहता हूं, तो समझिएगा ध्यान से क्या हुआ, 60 न्यूटन लगा 5 पर, 5 ने धक्का दिया 10 पर, 10 ने किसको धक्का दिया, 10 ने धक्का दिया 15 पर, मतलब जब 10 ने धक्का दिया 15 को तो बी और सी कांटेक्ट में आए,
तो NBC या NCB दोनों में से कुछ भी निकालो भाई। 5 60 लगा 5 पर, 5 ने दिया 10 को, 10 ने किया 15 को, तो फोर्स किसने लगाया 5, देखो 60 का 5 पर, 5 का 10 पर, तो फोर्स इस पे लगा, इसके बाद इस पे इफेक्ट आया, तो इसको छोड़कर बचा क्या 15 बचा। मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना, टोटल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन 15 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितने न्यूटन आता है 30 न्यूटन आता है। अच्छा एक और क्वेश्चन तो समझते हैं, फटाफट निकालते जाएंगे। ये आपके पास 5 10 15 20 और 25 न्यूटन फोर्स ले लीजिए, लग रहा है। ए कह लीजिए, बी कह लीजिए, सी कह लीजिए, डी कह लीजिए, ई कह लीजिए, ये ग्राउंड पे लगा दीजिए। ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, टोटल सब हमेशा एक्सेलरेशन निकालना, नेट फोर्स, नेट मास, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, नेट फोर्स है 150, अभी निकालते हैं। 25 + 20 45, 5 50 60 70 75 वापस से एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ ऐसा, मैं जब 150 फोर्स किस पे लगाया, ए पर, ए ने किस पे लगाया, बी पर, तो लगा ए पर जिस पे डायरेक्ट लग रहा है, उस पे उसको छोड़कर बचा कितना, या तो NAB निकालो या NBA निकालो। 150 लगा किस पे, ए पर, इसको छोड़कर बचा कितना, उतना सारा, कितना बचा 70 बचा टोटल मिला के। 70 मल्टीप्लाई बाय नेट एक्सेलरेशन, 70 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाता है आपके पास में 140 न्यूटन, ये पहला फोर्स। अब देखिए बी और सी के कांटेक्ट की बात करें, NBC निकालो या NCB निकालो। सी और डी के कांटेक्ट की बात करें, NCD निकालो या NDC निकालो। डी और ई के कांटेक्ट की बात करें, NED निकालो। ठीक है, अब हमें NED निकालना है या NDE निकालना है, तो दोनों में इधर का सब छोड़ दो, बचा कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय नेट एक्सेलरेशन। अच्छा मुझे निकालना COD में, COD में निकालना है, तो फोर्स किस तरफ से लग रहा है, 150 ने A पे लगाया, A ने B पे लगाया, B ने C पे लगाया, C ने D पे लगाया। C और D के बीच में निकालना है, C ने D पे लगाया, C को छोड़ दो, बचा कितना 20 + 25, 20 + 25 कितना बचा 45 मल्टीप्लाई बाय नेट एक्सेलरेशन। 25 सबको छोड़ दो, 25 नेट एक्सेलरेशन, सबको छोड़ दो 45 नेट एक्सेलरेशन, सबको छोड़ दो 45 + 5 50 50 10 कितना 60, सबको छोड़ दो। अब इसको छोड़ दो, बचा कितना 70 नेट एक्सेलरेशन, बाकी तो आपके सामने निकलता ही है। तो इस तरह से कांटेक्ट फोर्स निकाले जा सकते हैं। मतलब आपको क्या करना चाहिए, जहां फोर्स लगा उससे ऑपोजिट और सबसे आखिरी वाले ब्लॉक से शुरू करना चाहिए। सबसे आखिरी वाले ब्लॉक को लिया 25 AN, दोनों के बीच का आ गया, फिर दोनों को सबको छोड़ा था, इसको छोड़ देना है, बचा कितना 45 AN, बचा कितना 60 AN, बचा कितना 70 AN। इस तरह से निकाला जा सकता है टोटल कांटेक्ट। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।